तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जलवा पीसीएम पे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, है ना। और क्लास 11th में हमने पहले केमिस्ट्री को छेड़ा है ना, मतलब केमिस्ट्री को लिया है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पहला, अभी तक मैंने केमिस्ट्री चैनल में पढ़ाई नहीं थी, है ना। तो केमिस्ट्री अब हमने ली है और क्लास 11th की ली है ना। और पहले चैप्टर ले रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आसान चैप्टर है, ठीक है, और आसान हो जाएगा जब मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या है इस चैप्टर में हमको जैसे कि अगर ये चैप्टर में ज़्यादातर टॉपिक्स जो हैं वो आपके बेसिक्स के हैं, है ना। लेकिन मज़ा आपको आना चालू हो जाएगा जब स्टोशियोमेट्री आपका टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। तो स्टोशियोमेट्री से हाँ थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत, वरना पहले के 1-2 लेक्चर में तो आपको यही लगेगा कि सब पुराना पढ़ रहे हो, है ना। अगर पुराना पढ़ा होगा तो, है ना, वहाँ यहाँ पे भी मैं अच्छे से बताऊँगा, लेकिन लगेगा आपको यही कि ये तो सब पुराना है ना। तो आप स्किप करके देख सकते हो अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको आता है, ठीक है। तो ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, देखिए अगर आपने क्लास 12th का मेरा कोई लेक्चर खोल के देखा हो जो फिजिक्स है ना, ये क्लास 9th का है ना, तो उसमें मैं देखा होगा कि मैं लिखता हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है, फिर उसी चीज़ को समझाता हूँ, ठीक है। तो मैंने अब ये लिया है कि उससे वीडियो जो होते हैं वो बड़े लंबे हो जाते हैं, क्योंकि मुझको लिखना भी है और बताना भी है ना। तो उससे वीडियो जो होते हैं लंबे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि मैं पहले से लिख के रख लूँगा, ठीक है, पहले से लिख दूंगा, है ना। कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर दिमाग में आएगी तो वो भी लिख दूंगा फिर से, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले से लिख देंगे ताकि कि वीडियो का समय बचे, है ना, और जल्दी जल्दी लेक्चर्स आ जाए हमारे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो पहले से इधर थोड़ा नोट कर देते हैं, चलो आओ, और समझ में पूरा आएगा आपको, इसकी गारंटी मेरी। तो आते हैं भैया किस पे, केमिस्ट्री एंड इट्स स्कोप पे, ठीक है। तो केमिस्ट्री एंड इट्स स्कोप, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में शुरुआत के 1-2 पेजेस में काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, तो ऑब्वियसली वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, उससे थोड़ी एग्ज़ाम में कुछ आएगा। तो क्या है, उसको आप रीड ज़रूर करिएगा, है ना, रीड कर लीजिएगा आप उसको, ठीक है। और वहाँ पे मैं ढूंढ के अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होगी तो यहाँ पे बता दूँगा, ठीक है। चलो, तो केमिस्ट्री एंड इट्स स्कोप, केमिस्ट्री से पहले साइंस लिखा ही नहीं है यार हमने, तो चलो देखो साइंस जो है वो अगर देखा जाए तो क्या कह सकते हैं साइंस को, कि साइंस जो है वो डील करती है किस पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, मतलब खूब सारी ऑब्जर्वेशंस ली आती है साइंस में, है ना, और उन ऑब्जर्वेशन से कोई रिजल्ट निकाला जाता है, ठीक है। और उन ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट निकाल के हम लोग कोई एक खींच देते, कोई ब्रांच बना दी केमिस्ट्री की, है ना। अलग अलग चीज़ें हमको देती है साइंस, है ना, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी तक साइंस नहीं दे पाई है, हाँ, लेकिन दे सकती है वो, क्योंकि वो अभी भी उसके ऊपर वही रिजल्ट निकालने की अभी तलाश में है ना, और वो खोज रही है, ठीक है। तो साइंस जो वर्ड आया है वो साइंटिया से आया है, साइंटिया से आया है ना। मैंने साइंस डायरेक्ट केमिस्ट्री मार दिया इधर, साइंस पहले आना, ठीक है। तो ऑब्वियसली बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट केवल इस चैप्टर में स्टोशियोमेट्री की पढ़ाई है ना, बाकी सब ठीक है। चलिए अब देखो, साइंटिया लिख दिया यार मैंने, साइंटिया स्पेलिंग ही गलत लिख दी भाई। चलो आओ, अच्छा ये देखो साइंस वर्ड जो आया है वो किससे आया है, साइंटिया से। अच्छा, साइंटिया का मतलब क्या होता है, नॉलेज, ठीक है। तो साइंस वर्ड यहाँ से निकला है साइंटिया से, ठीक है। तो साइंस के बारे में ठीक है, और बस इतना जान लो, है ना। साइंस में आपकी देखिए वैसे तो काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन मेनली 3 ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। तो अब देखो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री पे पहले थोड़ा ध्यान देते हैं। तो केमिस्ट्री जो होती है ना, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं भाई, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कोई एटम के बारे में पढ़ते हैं, हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर, उसका बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इन सब के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। ऑल्दो एनर्जी के बारे में भी हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें भी पढ़ते हैं, है ना, जो कि अभी आगे एक टॉपिक आएगा, मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। तो
हम केमिस्ट्री में, जैसे कि इधर भी लिखा है, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, है ना, विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर, है ना, प्रॉपर्टीज उसकी, है ना, प्रॉपर्टीज जानते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस देखते हैं, है ना, एनर्जी चेंजेस देखते हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, है ना, और भाई और उसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं, ठीक है, इतना जानते हैं, ठीक है। और साइंस में जो आया है वो साइंटिस्ट से आया है, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी ही में शुरुआत में इतना ज़्यादा दे दिया है कि मेरा भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन चलो मैं पढ़ता हूँ, अगर उससे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है तो इधर लिख देता हूँ, चलो आओ, है ना। तो अब आते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल नहीं रहे हैं। अब देखो यार, है ना, तो यहाँ पे हमको ये बताया जाएगा कि केमिस्ट्री ने हमको कितनी, एक सेकंड माइक कनेक्ट है, हेलो हेलो, अच्छा, तो केमिस्ट्री ने हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी, ठीक है, मेडिसिन में हमको हेल्प किया, हमको एनर्जी दी अलग अलग टाइप्स के, प्लास्टिक्स, फ्यूल्स, फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर में, है ना, तो काफ़ी चीज़ें केमिस्ट्री ने दी, है ना। प्लास्टिक, हाँ ये देखो इधर भी, केमिस्ट्री हैज गिवन अस मॉडर्न केमिस्ट्री ने हमको प्लास्टिक्स दी, है ना। प्लास्टिक्स के बिना तो आजकल, वैसे तो नेचर के लिए इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी यूज़ तो काफ़ी आती है, ठीक है। फ्यूल्स, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, है ना। अब इसने काफ़ी हमारी लाइफ को आसान कर दिया, ठीक है। फ्यूल्स के बिना हम जी सकते हैं, लेकिन मुश्किल से जिएंगे, है ना। ट्रांसपोर्ट, आना जाना, है ना, और ये जो आप गैस है आपकी, है ना, फिर पेड़ से लकड़ियाँ पेड़ से काट के लाओ और फिर खाना बनाओ, ठीक है। अच्छा, मेटल से दी है, मेटल्स एक तरीके से मेटल केमिस्ट्री ने ढूंढे, या कह लो उनकी रिफाइनिंग में वर्क किया, तो केमिस्ट्री ने मेटल नहीं दिए, मेटल तो अपने आप ही है ना नेचर में, ठीक है। तो मेटल्स की रिफाइनिंग में मदद किया और अच्छे से रिफाइन किया मेटल। हाँ, एलॉयज में दिए, एलॉय करने में उनको, है ना। वैसे केमिस्ट्री देखिए, एलॉयज जो हो रहा है बहुत पहले से हो रहा है, ठीक है, वो मॉडर्न केमिस्ट्री में नहीं आया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फर्टिलाइजर्स दिए, है ना, ऑब्वियसली ड्रग्स ये मैंने स्पेशली ये लिखा है कि ऐसे कुछ ड्रग्स दिए हैं जैसे कि सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल हो गया, और एक एजेटी होता है, एजीटी, है ना। तो क्या है, ये दोनों ड्रग्स जो होते हैं, देखो सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल ये कैंसर में इफेक्टिव होते हैं, है ना। और एजेटी, इसकी मुझको प्रोनाउंसिएशन एजिडोथाइमाइडाइन क्या है, जैसा भी आप प्रोनाउंसिएशन, मैं तो एजिडोथाइमाइडाइन, ताकि स्पेलिंग ऐसे याद रहती है, वैसे पूछा नहीं जाता एग्जाम में ऑब्वियसली, ठीक है। ये एड्स के लिए, कैंसर एंड एड्स, है ना, आपने सुना होगा, ये ऐसी डिसीजेस हैं, भगवान करे किसी को ना हो, है ना, और ऐसी डिसीजेस हैं जो कि मतलब बिल्कुल जान लेके जाती हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स बनाए, केमिस्ट्री की मदद से हमने बनाए, कि हमने ऐसी चीज़ें निकाल ली कि इन दोनों से भी लड़ सकते हैं वो ड्रग्स, है ना। ऑब्वियसली मेडिसिन कोई स्पेसिफिक नहीं होती है, मेडिसिन के अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं जिनको हम ड्रग्स कह देते हैं, है ना, तो वो ड्रग्स ही काम आते हैं, है ना। मेडिसिन के अलग अलग नाम हो सकते हैं, है ना, लेकिन उसके अंदर किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए कोई ड्रग पड़ा होगा जिस वजह से डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहे हैं। मेडिसिन के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको सर दर्द है ना, तो कंपनी अलग अलग दवाइयाँ बना सकती हैं, लेकिन क्या है, ड्रग उसके अंदर सर दर्द में जो मदद करेगा वो ये होगा, ठीक है। तो हमको केमिस्ट्री ने खूब सारी चीज़ें दे दी हैं, ठीक है। तो बस हम जो शुरुआत से था वो हम यहीं तक करते हैं, ठीक है। और बाकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़िएगा, है ना, ये पक्की बात समझिए, एनसीईआरटी की जो है एक एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़िए, कहीं ना समझ में आए पूछ लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है, पूछ लीजिएगा, है ना। और जब मेरे पास ऐसे 4-5 डाउट इकट्ठा होंगे तो मैं अलग से एक डाउट्स का वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर कहीं भी डाउट हो, कहीं भी एनसीईआरटी किसी भी लाइन में डाउट हो, पूछ लीजिएगा बेशक, ठीक है। चलो आते हैं भैया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं भाई। आओ भैया थोड़ा ब्रांचेस पे देख लिया जाए, ठीक है। तो ब्रांचेस आप जानते हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, एक और मैंने जोड़ दिया इधर एनालिटिकल, ठीक है। तो पहले बता दूं कि इन 4 के अलावा भी खूब सारी हो सकती है। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहली टाइप है ना, तो बिल्कुल अभी तो लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हो भाई, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, किस चीज़ की स्टडी है। ऑर्गेनिक स्टडी में हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑल तो सारे कंपाउंड्स नहीं पढ़ते हैं, है ना। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हम हाइड्रोकार्बन्स
और उनसे रिलेटेड और जो डेरिवेटिव्स है, मतलब जो चीज़ें हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, मतलब जिस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों आ रहे हैं, उसके साथ कोई और भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है ना, सोडियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने वीडियो चालू किया ना, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ चलो, अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स की पढ़ाई करते हैं ज़्यादातर, और उसके डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों आ जाएं, और उसके अलावा कुछ भी आ सकता है क्योंकि कार्बन सबके साथ बॉन्ड बना लेता है भाई, है ना। चलो, तो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी है हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव की। तो आपने ऑर्गेनिक अभी इतनी पढ़ी नहीं है, ठीक है, तो ये सबसे कम पसंद आती है सबको, है ना। और मुझे भी जब मैंने पहली बार पढ़ी थी मुझको ये नहीं पसंद आई थी, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे जब हम लोग तो भैया मुझको भी मेहनत करनी पड़ेगी। डेरिवेटिव्स, ये क्या लिखा है भाई, डेरिवेटिव्स होगा ये, ठीक है। तो क्या है, स्टडी हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि आपने खूब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े होंगे, कीटोन्स, हेलोएल्केन, है ना, और कौन से पढ़े हैं भाई, कीटोन, हेलोएल्केन, एल्डिहाइड्स, है ना, खूब सारे पढ़े हैं, शायद खूब सारे क्या पढ़े हैं, 6 या 7 पढ़े हैं आपने शायद 10th में, ठीक है। तो उनको हमको भी पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। तो क्या है, हाइड्रोकार्बन की स्टडी है और उसके डेरिवेटिव्स की है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, है ना, अल्कोहल भी बड़ा है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, अभी इधर कुछ ध्यान देने लायक नहीं है। चलो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, अच्छा, इसमें जो होता है सारे कार्बन के कंपाउंड नहीं होते हैं, हाँ ये मैं बात बताना चाह रहा था। इसकी डेफिनेशन मैंने ये क्यों नहीं लिखी कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्या हम यहाँ पे साइनाइड्स की बात कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पे कार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पे हम बाइकार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं। कार्बन भैया साइनाइड्स बनाता है, कार्बोनेट्स बनाता है ना, बाइकार्बोनेट बनाता है ना। तो ये सब भैया कहाँ है भैया, कहीं देखा अपने पहले चैप्टर की पढ़ाई में, 10th की पढ़ाई में, सॉरी 10th की पढ़ाई में जो चौथा चैप्टर है, वहाँ पे कहीं इस कंपाउंड के बारे में, अगर ये कंपाउंड में हाइड्रोजन भी है ना, H2CO3 है ना, कार्बोनिक एसिड जो है उसकी बात हो रही है, तो वो तो पढ़ाया जाएगा, है ना। लेकिन H कैपिटल है भाई, है ना, लेकिन केवल CO2 या CO3 मतलब कार्बन के ऑक्साइड्स, साइनाइड्स, है ना, या और कुछ के बारे में, बाइकार्बोनेट्स के बारे में नहीं बताया जाता है। कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल हाइड्रोकार्बन के साथ उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी होती है ना। बाकी हमारे पास कार्बन के कंपाउंड में साइनाइड्स, अरे यार स्पेलिंग आज गड़बड़ क्यों हो रही, ठीक है। तो कार्बोनेट्स लिख देते हैं यार, साइनाइड्स अभी आपने पढ़े भी क्या है ना। कार्बोनेट्स की कहाँ बात होती है भैया, है ना, ऑक्साइड्स की कहाँ बात होती है, कार्बन के ऑक्साइड्स की, बाइकार्बोनेट की भी नहीं बात होती है ना, बाइकार्बोनेट की नहीं बात होती है ना। इनको हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, है ना। तो इसमें केवल हाइड्रोकार्बन उसके डेरिवेटिव स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, है ना, एंड उसके बारे में, उनके कंपाउंड्स के बारे में, उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात है ना। लेकिन उसमें इसमें क्या है, उसका स्ट्रक्चर है ना, उनके बैठने का तरीका है ना। तो क्या है, उनकी बॉन्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे हम केवल उनके कंपाउंड की बात करते हैं, ना उनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ना उनके बॉन्ड की बात करते हैं, है ना। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो हम बात ही नहीं करते हैं, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक बार को आ जाएंगे, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाओगे, बस केवल इतना पता चलेगा कैसे बना है ना। तो इसमें हमको इक्वेशंस खूब बनानी होती हैं, है ना। अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री सबसे प्यारी होती है भाई सबको, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर, एनर्जी, थ्योरीज, है ना। और कुछ एक और जोड़ लो यार इसमें, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, यार इसी चैप्टर में है, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं, कुछ लॉज पढ़ते हैं, अब ये इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें क्या होता है, हम कुछ ना कुछ इसमें एनालाइज करते हैं, नाम से पता चल रहा है, एनालाइज करते हैं, जो कि आप एक्सपेरिमेंट्स अपने मान सकते हो कि वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ ऑब्जर्व करते हैं, या कह लो कुछ एनालाइज करते हैं, एंड उससे कोई रिजल्ट निकालते हैं जिससे हमको नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो क्या है, ये सब ब्रांचेस हो गए। और क्या केवल इतनी ही ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, अरे भैया कितनी सारी ब्रांचेस हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ की पढ़ाई हो रही, इसमें भी कोई स्पेसिफिक चीज़ की पढ़ाई हो रही, इसमें भी यही हो रहा है और इसमें भी यही हो रहा है, ठीक है। अब देखो कुछ बहुत सारी हो सकती है, एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री हो सकती है
है ना, एग्रीकल्चर की हो सकती है, न्यूक्लियर पावर की केमिस्ट्री हो सकती है ना भाई, हो सकती है। अच्छा, और किस चीज़ की केमिस्ट्री? मेडिसिन की केमिस्ट्री हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल यही ब्रांचेस हैं, बहुत अलग अलग तरह की केमिस्ट्री हो रही हैं, केमिस्ट्री की पढ़ाई चल रही है ना, जहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, जैसे एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स पढ़ोगे, मैंने नहीं पढ़ा वैसे, है ना, मैंने एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ी, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ोगे, है ना, और चीज़ें पढ़ोगे यार, मैंने थोड़ा पढ़ा, न्यूक्लियर में न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ोगे, मेडिसिन में मेडिसिन के बारे में जानोगे, है ना, ये सब भी केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, लेकिन हमको इनको नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमको मेनली ये 3 पढ़नी है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कह लो ये 4 पढ़नी है। चलो अब क्या करते हैं, अब हम मेन चीज़ पे आते हैं, ठीक है। अब वैसे तो मेरे ख्याल से अब फिर एनसीईआरटी में हिस्ट्री दी गई है, तो देख लेते हैं फिर से उसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। भैया ओ भाई, अरे मैं तो लिखना भूल गया, अरे माइक कनेक्ट है, एक सेकंड देख लूँ, हेलो, अच्छा लिखना भूल गया है। चलो तो किस थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया गया है, चलो ठीक है पढ़ लेते हैं भाई, दे दिया गया है तो ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री, ये सब केमिस्ट्री की है भाई, हिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं अभी हम, केमिस्ट्री ओके। तो क्या है एंशिएंट में हमको जैसे कि कुछ टेक्निक्स क्या पता थी, जैसे कि ये लिखना ही भूल गया मैं, तो चलो जैसे लिख देते हैं, चलो है ना, सौर मिल्क, है ना, या कह लो कि हम लोगों को ये पता था कि कर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है ना, दही जमाते हैं। अब ये तो तब की बात है भाई, कब की बात है ना, अभी कुछ समय पहले की बात है ना, हम लोगों को हर चीज़ बहुत पहले से पता थी, ठीक है। त्रेता युग में सीता जी ने जो जेवर पहने होंगे वो अलॉइंग के द्वारा ही तो पहने होंगे, 24 कैरेट थोड़ी गोल्ड पहना होगा, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, है ना, ऐसे द्वापर युग में हुआ होगा, ये तो अभी की बात चली है, तो कलयुग की बात चली है, ठीक है। तो कर्ड फॉर्मेशन हमको पता था, है ना, वाइन फॉर्मेशन हमको पता था, है ना, कि भैया जो कि ग्रेप्स हैं जैसे कि, या कोई भी और फ्रूट है, उससे हम वाइन कैसे बना सकते हैं, है ना, वाइन फॉर्मेशन पता था, या स्वीटनिंग जूसेस इससे कह सकते हो, है ना, हम जूस निकाल सकते थे, कुछ भी ऐसा कह सकते हो, तो इसमें ये सब पता था हमको, ठीक है। अच्छा, अल्केमिकल केमिस्ट्री में क्या आया? अल्केमिकल केमिस्ट्री में क्या आया, लोगों ने ढूंढना चालू किया मेटल्स के बारे में, ठीक है। ये आगे थोड़ा समय बढ़ा, ये एंशिएंट हो गया, ये अल्केमिकल हो गया, ठीक है। मेटल्स के बारे में ढूंढा, गोल्ड निकाला, सिल्वर निकाला, ठीक है, सब पहले से है यार, चलो सिल्वर निकाला, है ना, टेक्निक्स निकाली, किस चीज़ के लिए? फॉर एक्सट्रैक्शन कैसे करें? जब पता चला कि भैया गोल्ड नाम की भी कोई बला है ना, कोई चीज़ है, सॉरी बला नहीं, ठीक, कोई चीज़ है, तो लोगों ने सोचा कि भैया और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भी देखा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेडिसिन के बारे में हमने खूब जाना, है ना, मेडिसिन इलेक्ट्रो पीरियड है, ये सब पीरियड्स हैं, ये एंशिएंट पीरियड है ना, ये अल्केमिकल पीरियड, इलेक्ट्रो पीरियड और मॉडर्न पीरियड आ गया फिर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें हमने मेडिसिन के बारे में जान दिया। अब मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ, ये मैंने लिख दिया था, इधर लिखने जा रहा था, उतने में मेरा दिमाग हट गया, वीडियो बनाना चालू कर दिया। चलो अच्छा, मॉडर्न के पीरियड में क्या हुआ हमारे पास, यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे, है ना। अब फिर मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ कि साइंटिस्ट आए जिन्होंने नए नए कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि रिचर्ड ने बताया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्राउस ने बताया लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, डाल्टन जी ने बताई क्या अपनी थ्योरी, क्या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और बताया एलिमेंट्स आर मेड, ये भी नहीं लिखा यार हमने, अप ऑफ क्या मेड अप ऑफ एटम के बारे में जानकारी दे। गै-लुसाक जी का लॉ भी आप जानते होंगे, है ना, वो डेफिनेट वॉल्यूम के बारे में भी इन्होंने लॉ दिया, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। डेफिनाइट वॉल्यूम के बारे में भी इन्होंने लॉ दिया, आगे हम सब एक एक लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, चिंता मत करिए, ये सब अभी तो शुरुआत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब शायद मेरे ख्याल से अब तो भाई टॉपिक पे आ जाना चाहिए, आते हैं इसमें मैटर एंड एनर्जी पे। अच्छा, मैटर एंड एनर्जी क्या है? अच्छा मैटर पहले देख लेते हैं, मास वेट एनर्जी डाल रखा है। अच्छा मैटर क्या है? एनीथिंग
दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, ये डेफिनेशन आप कब से पढ़ रहे हो हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो जगह घेरता हो और जिसके पास मास हो, एंड हैव मास, ठीक है, जिसके पास मास हो, ठीक है, या जगह घेरता हो, है ना। जैसे कि खूब एग्जांपल्स हैं यार, है ना। तुम इतने जिस कमरे में बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो, जितनी चीज़ें दिख रही हैं तुमको, सब मैटर है ना। अब एयर तुमको नहीं दिख रही है, लेकिन एयर भी मैटर है। क्यों? क्योंकि एयर के पास भी स्पेस है, खूब सारा स्पेस लिए, और मास है ना। बैलून का जो मास होता है वो बढ़ जाता है अगर उसके अंदर हवा भरो, है ना। जो मतलब कह लो एक तरीके से बैलून पहले जितना हल्का था उससे थोड़ा तो भारी हो ही जाता है हवा भरने पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, समझ गया ना। मैटर तो यार जानते ही होगे। चलो अब मास, वेट एंड एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ी थी, ग्रेविटेशन में मास वेट, है ना, और एनर्जी वर्क वेट में, वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है। अभी फिजिक्स में हम वर्क एंड एनर्जी पढ़ेंगे। चलो अब देखो ध्यान से, मास वेट एंड एनर्जी। अच्छा, मास वेट एंड एनर्जी। अब मास और वेट, इन दोनों में अगर आपको अभी तक कंफ्यूजन है तो दूर कर लीजिए भाई। क्या है मास? क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर है, कितना मैटर है हमारी बॉडी में, ये है मास। समझे? हमारी बॉडी में कितना मैटर है वो क्या है? मास है ना। जैसे कि बोला जाए, आप लोग जिसको बोलते हो वेट, जो आपका जैसे मान लो 50 kg है आपका वेट, है ना, तो वो जो आप वेट बोल रहे हो वो आपका वेट नहीं है, वो आपका मास है ना। क्वांटिटी ऑफ मैटर आपकी बॉडी में 50 किलो मैटर है, ये बात वो आपको बताता है ना। जो कि आप नापते हो, है ना, वो मास है आपका, है ना। इट इज सेम इन एनी प्लेस ऑफ यूनिवर्स। मास हमेशा कांस्टेंट होता है ना। इट इज कांस्टेंट। क्या भाई? मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अच्छा, आप क्या कर रहे हो? आप मून पे आते हो तो बोलते हो कि भैया 1/6 हो जाता है, वो आपका वेट होता है जो 1/6 हो जाता है। अच्छा, वेट आप लोग अगर जानते होंगे, इसका जो फॉर्मूला है W = mg होता है। W यहाँ पे वेट, m मास, एंड g आपका क्या है? g जिस फोर्स से आपको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। 9.8 होता है, मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं। और आपका वेट 50 kg है, या कह लो ये वेट थोड़ी होता है। मान लो अगर आपको वेट निकालना है, आपका जो आप वेट बोल रहे हो वो 50 kg है ना, वो की मास होता है वो, है ना, आप वेट बोल रहे हो। अच्छा, मास क्या है? 50 kg है, एंड जी की वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो आप वेट आपका है 500 न्यूटन, जिसको आप बोल रहे हो 50 kg, आपका वेट क्या है? 500 न्यूटन है, ठीक है। वेट क्या हो जाता है? 1/6 हो जाता है जब आप मून पे जाते हो, है ना। या कह लो आप क्या सोचते हो भाई तुम लोग? अच्छा सोचो, ये जो लोग कहते हैं कि वेट जो होता है 1/6 हो जाता है, कोई आपसे कहे कि वेट आपका 1/6 हो जाएगा, सॉरी मास आपका जो होगा वो 1/6 हो जाएगा, कहाँ पे? मून पे। अब भाई उसे कहो कि यार मैं 50 किलो का हूँ, यार मान लो 6 से डिविजिबल कोई चीज़ लेते हैं, 150 किलो का है कोई, और बोलेगा कि भैया मुझको वेट लॉस करना है, मैं चांद पे जाऊँ, चांद पे मैं 30 किलो का हूँ, है ना, 1/6 हो गया ना 150 का, है ना। चांद पे मैं तो 30 थोड़ी होगा, 1/6 किसका होगा? 25 होगा, ठीक है। बोलेगा चांद पे मैं 25 किलो का हूँ, देखो भैया क्या मेरा वेट ज़्यादा है, तो भाई उसकी बॉडी क्या इतने से इतनी हो जाएगी, है ना। तो मास थोड़ी कम हो जाएगा, उसका वेट जो है वो क्या बदल गई? एनवायरनमेंट बदल गया, सिचुएशन बदल गई, है ना। तो उसका वेट में चेंज आया, मास में चेंज थोड़ी आया। वो 150 किलो का ही है, उसको वहां फील होगा कि भैया मैं बहुत हल्का हूँ, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। तो इट इज कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इन होल यूनिवर्स, कहीं भी आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, मास आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब वेट की बात करते हैं भाई। क्या करें? किसकी बात करें? वेट की बात करते हैं। वेट इट इज फोर्स, ये एक फोर्स है वेट,
by which something is attracted by earth, है ना। अर्थ किसी चीज को जिस फोर्स से घसीटती है उसको कहते हैं वेट। इट इज क्या कहेंगे भाई, बताओ, ये कांस्टेंट होगा या बदलता रहेगा, जल्दी बताओ। हैं, कांस्टेंट होगा, कहाँ गलत कह रहे हो। इट इज चेंजेबल, ये चेंज हो सकता है, चेंजेबल अकॉर्डिंग टू प्लेस, ठीक है। ये प्लेस के हिसाब से बदल सकता है। मून पे आपका वेट अलग हुआ, अर्थ पे आपका अलग है, सन पे आपका अलग हुआ, ठीक है। वैसे सन पे थोड़ी जाओगे, ठीक है। तो क्या है, वेट जो होता है वो फोर्स है जिससे आपको अर्थ खींच रही है। जैसे कि अगर मान लो किसी का वेट 46 kg है तो W इज इक्वल टू एम जी के हिसाब से, इसका फॉर्मूला W इज इक्वल टू एम जी होता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब वेट अगर इसका निकालना है, ये मास है, ध्यान रखिए, जो आप नापते हैं मास है, आपकी बॉडी में कितना मैटर है वही तो बता रही है भाई वो मशीन, है ना। वेट थोड़ी बता देगी 500 न्यूटन। चलो अब देखो ध्यान से, W हमको निकालना है, मास क्या है 46, है ना, और क्या है G की वैल्यू 9.8 होती है, हम 10 ले लेते हैं अगर, तो 416 न्यूटन से लगभग उसको अर्थ खींच रही है ना। न्यूटन जानते ही होंगे, फोर्स की SI यूनिट होती है, ठीक है। तो 416 न्यूटन से हमको अर्थ खींच रही है, ये है उसका वेट। किसी 46 किलो के बंदे का लगभग इतने वेट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, वेट है। अच्छा, एनर्जी क्या है, इट इज पोटेंशियल, क्या कह लो, इट इज पोटेंशियल टू डू द वर्क। ये वो पोटेंशियल है, वो ताकत है जिससे हम कोई काम कर सकते हैं। क्या हवा में एक एनर्जी है, बिल्कुल है, विंड एनर्जी, है ना। अगर कोई भी चीज मैटर को अपनी जगह से, या कह लो मैटर को अफेक्ट ही कर रही है, उसके ऊपर प्रेशर ही डाल रही है कोई चीज, अब जैसे कि मैं इस बोर्ड के ऊपर प्रेशर डाल रहा हूँ तो, लेकिन ये हिल तो नहीं रहा है, पीछे की तरफ थोड़ी घुस रही है दीवार, लेकिन मैं इसके ऊपर प्रेशर डाल पा रहा हूँ, मतलब क्या है, मेरे अंदर एनर्जी है, ठीक है। मेरे अंदर पोटेंशियल है वर्क करने का। वर्क यहाँ पे डन नहीं दिख रहा है, लेकिन पोटेंशियल तो है ना, भले ही वर्क डन ना हो, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, इट इज पोटेंशियल, क्या गिर रहा है भाई, ठीक है, इट इज पोटेंशियल टू डू द वर्क, ठीक है। अब इट इज, अच्छा, एनर्जी भी जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट, है ना, एनर्जी भी होती है कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट तो हो जाती है, लेकिन ये कांस्टेंट रहती है। अब मान लीजिए कोई, अच्छा, अगर हम ऐसे लिखें a + b है, हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ रिएक्ट करा रहे हैं और इनसे कोई चीज़ c और +d मिल रही है, अगर मान लो ऐसा है कहीं, मान लो, तो a + b में, ये वैसे तो लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ मास के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लेकिन चलो मैं एनर्जी के हिसाब से समझो क्या है। अगर a + b में कुछ x एनर्जी है, ठीक है, a + b में कुछ x एनर्जी है, अब वो एनर्जी कुछ एक दूसरे में इनका क्या हुआ, केमिकल कुछ हुआ यार इनके साथ, है ना, केमिकल चेंज हुआ यहाँ पे, और x एनर्जी जो है वो इधर x ही रहेगी, है ना। अब रुक जाओ, अच्छा, x से समझ में नहीं आया हमको, चलो अब देखो, बिल्कुल इसको कहीं बिल्कुल सीरियसली मत लेना। अगर मान लो इसके पास 3 जूल ऑफ एनर्जी, चलो जूल भी ना ले, 3 एनर्जी है समझ लो, है ना। मान लो कि a में 1 हो सकती है, इसमें 2 हो सकती है ना। तो क्या है, इधर भी जो एनर्जी रहेगी वो 3 ही रहेगी, है ना, समझ रहे हो। एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय किया जाता है ना एनर्जी क्रिएट होती है ना। तो ये एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते इधर 3 है तो इधर 2 है ना, 3 है, अगर इधर 3 है, मान लो इधर 1 है। अच्छा, अगर हमने ऐसा किया
और ए बी मिल गया। अगर मान लो अगर a प्लस बी ये है तो ए बी मान लो, अगर ए बी भी 3 ही आएगा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। देखो एक एनर्जी अगर मान लो ए में है 1, इस ये 3 है तो ए में 1 और बी में 2, ठीक है। और मान लीजिए डी में 2 हो गई और इधर क्या है, 1 सेकेंड, इधर हो गई क्या 0.5 और इधर चली गई एनर्जी 2.5। क्या रहा इधर एनर्जी, इधर 3 तो रही है ना, और इधर भी 3 थी है ना। तो क्या है कि एनर्जी जो रहेगी उतनी ही रहेगी, भले ही वो एक फॉर्म में ज़्यादा चली जाए या एक फॉर्म में कम चली जाए, है ना। कन्वर्ट हो सकती है, जैसे कि एक इसमें थी लेकिन इधर 2.5 है ना, इधर 2 थी इधर आधी है ना। तो क्या है कि एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। इससे एक बहुत ही फेमस लाइन हम फिर से बोल देते हैं, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या कभी क्रिएट की जा सकती है? कभी सोचो एनर्जी को आपने क्रिएट किया है क्या? आप कहोगे कि किया तो है यार, है ना। डैम्स में एनर्जी जो बन रही है वो तो हमने क्रिएट किया है। अच्छा, जो एनर्जी डैम्स में आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रहे हो, वो कहाँ से आ रही है, कैसे बन रही है? अपने आप बन रही है। वो आपके टाइडल एनर्जी से बन रही है। टाइडल वेव्स जो हैं, है ना, रिवर के ऊपर डैम बने हैं, उसमें जो टाइडल वेव्स हैं, टाइडल एनर्जी है, उससे कन्वर्ट होके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, आप बोलोगे कि विंड से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। अच्छा, तो आप विंड से जब इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो तो वही विंड एनर्जी ही तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है। आप बोलोगे कि जब हम फ़ोन चार्ज करते हैं तो चार्जर गर्म हो जाता है, हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी बना दी। तो आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी बना रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो एनर्जी को। हम एनर्जी कभी भी नहीं बना सकते, ठीक है। एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, अगर वो कहीं पे भी है तो, ठीक है, उतनी ही रहेगी, भले ही वो कहीं दूसरी जगह कन्वर्ट हो जाए। मैंने ये इधर मुक्का मारा, मेरे अंदर में कुछ एनर्जी लॉस हुआ, लेकिन इधर वो एनर्जी चली गई, एनर्जी कन्वर्ट हो गई, है ना, ऐसा मान लो, ठीक है। तो क्या है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। थोड़ा एनर्जी के बारे में और जानते हैं, जरा इसको हटा दूं मैं। देखो थोड़ा मैटर एनर्जी के बारे में और। अच्छा, आइंस्टाइन जी रह गए ना हमारे, है ना। तो देखो क्या है, आइंस्टाइन जी ने हमको ये बताया, जैसे कि न्यूक्लियर फिजन जब आया, है ना, और तब हमको ये पता चला, क्या पता चला कि एनर्जी, या कह लो इधर एक सेकेंड, एनर्जी ना कहो, कह लो पहले, अच्छा मैटर की बात करते हैं, मैटर एंड एनर्जी। अच्छा, मैटर भी क्या होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, या कह लो कि मैटर भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, मैटर भी क्रिएशन नहीं हो सकती इसकी। मैटर क्या क्रिएट हो सकता है, सोचो, मैटर क्या क्रिएट हो सकता है? मैटर कांस्टेंट है, जितना है मैटर उतना ही रहेगा यूनिवर्स में। अब सोचो, अगर किसी के मन में ये सवाल आया हो कि मैटर कैसे भैया कांस्टेंट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्स की बात हो रही है ना। ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है यूनिवर्स में, है ना, पूरे यूनिवर्स में ये कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है, केवल अर्थ की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो क्या है, कैसे कांस्टेंट रहेगा भाई? सोचोगे भैया लोग मर भी रहे हैं, लोग जिंदा भी, लोग आ भी रहे हैं, तो यार सोचो कि जो लोग जा रहे हैं, तुम सोचोगे तो यार उससे तो मैटर जो था वो चला गया। अरे कहाँ गया, इन्हीं यूनिवर्स में ही तो गया। आपका जो शरीर है ना, जो शरीर है वो कहाँ गया, वो पंच तत्वों में ही तो मिल गया, वो यूनिवर्स में ही तो मिल गया, मैटर ही तो बना वो आखिरी में जाके, है ना। तो क्या है कि मैटर जो होता है वो कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स में ही, जो जितनी चीजें हैं उतनी ही रहेंगी। ऐसा थोड़ी है, ऐसा हो सकता है क्या? सोचो, गोल्ड क्या प्रोड्यूस किया जा सकता है क्या? अब वो कुछ टेक्निक्स होंगी जिनसे आर्टिफिशियल गोल्ड प्रोड्यूस किया जा सकता होगा, लेकिन क्या नेचुरली जो गोल्ड है वो और प्रोड्यूस किया जा सकता है क्या? नहीं, जितना हमारे पास गोल्ड है उतना ही होगा गोल्ड,
ठीक है, जो कि हमारी ओर्स में होगा या मिनरल्स में होगा, ठीक है, ओर्स में होगा, ठीक है, तो वो उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो क्या है, मैटर भी कांस्टेंट है, अच्छा एनर्जी भी कांस्टेंट ही होती है। क्या मैटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते, एनर्जी भी कांस्टेंट। तो दोनों बात तो बिल्कुल सिमिलर सी लग रही हैं, तो क्या हम ये कह दें कि मैटर एनर्जी दोनों इनडिस्ट्रक्टिबल हैं एंड दोनों को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? कह सकते हैं। अब इसके लिए हमको कोई रिलेशन चाहिए था ना, ऐसे थोड़ी कह सकते थे, है ना। तो है ना, हमको आइंस्टाइन जी ने एक बढ़िया सा रिलेशन दिया। क्या? आइंस्टाइन जो भी कहो, है ना, आइंस्टाइन जी ने एक फेमस रिलेशन दिया, E = mc², है ना। ज़्यादातर बुकों में, है ना, पहले पन्ने पे E = mc², बड़ा फेमस रिलेशन है ना, जो आइंस्टाइन जी ने दिया था, और बड़ा अच्छा रिलेशन। E यहाँ पे क्या है? एनर्जी है। M क्या है? मास। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। आइंस्टाइन जी ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं हमको, है ना। वैसे तो लोग कहते हैं कि भैया सिलेबस बढ़ा दिया, लेकिन ठीक है, नॉलेज के लिए तो अच्छी चीज़ें दी हैं, सिलेबस तो बढ़ा दिया वो तो अलग बात है, ठीक है। तो देखो E = mc² में E क्या है? एनर्जी है, M क्या है? मास है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एनर्जी में एंड मास में, मास क्या है? मैटर, है ना, मास क्या है? मैटर। एनर्जी में और मैटर में हमको एक बढ़िया सा रिलेशन आइंस्टाइन जी प्रस्तुत कर देते हैं, एंड इसके बाद से हम बोल देते हैं मैटर एंड एनर्जी, अब दोनों साथ में आ गए भी, कैन नेवर बी क्रिएटेड, है ना। या सीधी सी बात लिख दो, मैटर एनर्जी आर इंडिस्ट्रक्टिबल। समझ गए? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच चालू होने वाला है, कितना बच गया भाई? 9-10 हो गया, अरे टॉस हो गया होगा, चलो अच्छा इधर देख लो, 9-10 हो गया है। चलो अब देखो ध्यान से, दूसरा मैच है यार, पहला मैच तो यार क्या हो गया, अब क्या बताया जाए। अच्छा अब क्या करें, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या टॉपिक आएगा, मैं टॉपिक देख लेता हूँ बस। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आता है। चलिए हम लोग अब टॉपिक की तरफ थोड़ा बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं। तो अभी 1-2 लेक्चर तक आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो अब मैं देख लेता हूँ कि वीडियो जो है वो कितनी देर का हो गया है ना। अगर ये 50 मिनट तक का ही मुझको डालना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर तक का नहीं, क्योंकि मैथ्स में ऐसा होता है कि कोई एक्सरसाइज खत्म करनी होती है तो वो लंबा लेक्चर डल गया, है ना। लेकिन ऐसा कोई हमको फाउंडेशन केमिस्ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया ये क्या है, तो यहाँ पे बढ़िया हमको क्या है, टॉपिक्स एक एक करके चलते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, वीडियो की ड्यूरेशन देख लेते हैं 1 सेकंड, फिर आगे बढ़ते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मैटर जो होता है मेनली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है ना। और अगर याद हो, वैसे तो 5 स्टेट बताई गई हैं, है ना, 2 स्टेट और जोड़ ली गई हैं, एक प्लाज्मा, एक क्या, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन बेस-आइंस्टीन कंडेंसेट, आइंस्टीन कंडेंसेट, ये सब ढूंढा गया है। अच्छा वैसे तो हमको मेनली इन्हीं 3 के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये 2 भी होती हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आप बात करते हैं, इन दोनों को हटा ही देते हैं अभी, है ना, क्योंकि इनको बात नहीं करनी, है ना। तो प्लाज्मा अगर याद हो थोड़ा, आपकी 9th क्लास में आखिरी में एडिशनल टॉपिक्स में ये जोड़ा गया था कि प्लाज्मा क्या होता है कि अगर काफ़ी गर्म इन्वायरमेंट में, हॉट इन्वायरमेंट्स में क्या हो रहा हो, चार्ज पार्टिकल अगर अपना मोशन कर रहे हो, है ना, या काफ़ी गर्म एनवायरनमेंट में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हो, है ना। यहाँ पे क्या होता था, काफ़ी ठंडे एनवायरनमेंट में जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हो तो बेस-आइंस्टीन कंडेंसेट उस स्टेट ऑफ मैटर को कहा जाता था। अच्छा सॉलिड जानते हो, लिक्विड जानते हो, गैसेस भी जानते हो, सब जानते हो भाई तुम लोग, है ना। तो सॉलिड कुछ ऐसा, अगर इसका स्ट्रक्चर होना है, ठीक है, तो ऐसा जो गैप होता है वो नेग्लिजिबल होता है ना, बहुत कम गैप, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल गैप नहीं होता है, गैप तो होगा यार ये तो प्रॉपर्टी है मैटर की कि एटम्स या कह लो कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम,
ठीक है, तो ये तो उसके ऊपर चले गए। अच्छा, अगर बात की जाए तो लिक्विड की, लिक्विड में क्या होती है, कंपोजिशन जो होती है यूनिफॉर्म एक तरीके से नहीं होती। चलो अच्छा, उसकी बात अभी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की अभी बात करते हैं। गैसेस में क्या होता है, काफ़ी दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है बीच में। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ पढ़ें क्या इनकी, ठीक है, तो ऐसा याद होगा आपको, वैसे ये सब क्या बता रहा हूँ मैं। चलो आओ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन छोड़ो, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन तो सब आता है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। और इनकी सॉलिड की प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी रिकॉल करते हैं भाई, सब पढ़ी है आप लोगों ने। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है क्या सॉलिड का, वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होती है, क्या होती है, हाई, क्या होती है, हाई, ठीक है, और क्या होता है भाई, रिजिड होते हैं, ठीक है, और क्या होता है, सॉलिड जो होते हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी होती है ना, हाई डेंसिटी। चलो ठीक है, अब बाकी प्रॉपर्टीज ठीक है, अब सॉलिड की हो गई। अब यहाँ पे अगर चेंज किया जाए, ठीक है, अगर चेंज किया जाए, अरे चलो यार लिख देते हैं, लिक्विड्स की बात करा जाए। अब यहाँ से लिक्विड्स की प्रॉपर्टी की बात करी जाए, प्रॉपर्टी की बात करी जाए, तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है ना, तो जल्दी जल्दी रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि ये सब आपको आता है, ठीक है। तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टी क्या है, इनका शेप फिक्स नहीं होता है ना, शेप नॉट फिक्स्ड। क्या वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, हाँ बिल्कुल वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम। इन सब के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी आपने किए हैं, एक्टिविटीज़ भी की हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, क्या होता है, अब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे लिख दे रहा हूँ यार, ठीक है, चलो। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिजिड होते हैं क्या, ये फ्लूइड होते हैं, बहते हैं, चलो। अच्छा, इनकी डेंसिटी क्या होती है, मॉडरेट, मॉडरेट डेंसिटी। अच्छा, इनकी एक और प्रॉपर्टी क्या है, टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी ये भी होगी इनकी कि ये कंटेनर को फुली इमर्स नहीं करते हैं, है ना, मतलब पूरी तरीके से नहीं भर देते हैं, सॉलिड जो होते हैं पूरी तरीके से भर देते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो, ठीक है। गैसेस, ये क्या होता है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया अभी, सॉलिड जो गैसेस के बारे में चलो अभी बताते हैं, अभी गैसेस के बारे में फिर से वही चीज़, शेप नॉट फिक्स्ड, शेप, और अगला क्या है, वॉल्यूम ना, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी नहीं फिक्स्ड है, अरे ऐसे ही टहलते इधर घूमते रहते हैं, चलो। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात अच्छा कर ली है, चलो। फिक्स्ड वॉल्यूम ये तो हो गया ना, मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी होती है लेस, या कह लो लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और फ्लूइड ये भी है, ये भी बहती है, हवा ही तो बहती है, गैसेस बहती हैं। अच्छा, और मॉडरेट डेंसिटी थोड़ी होती है, इनकी डेंसिटी लो होती है। ये भी क्या करते हैं, टेक द शेप ऑफ कंटेनर in which they are kept, ठीक है, उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें ये रखे जाते हैं, ठीक है ना, और ये दे क्या होगा, ये कंटेनर को पूरा भर देते हैं, ठीक है, तो दे फिल कंटेनर completely, in which they are kept, ठीक है, तो जिसमें रखे जाते हैं उनकी कंप्लीटली भर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, दूर दूर भागते हैं, ठीक है, तो 9th क्लास में पढ़ाया आपने, ठीक है, तो इसके लिए हमको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत है नहीं,
चलो अब क्या है, अब क्या पढ़ते हैं, चलो देखते हैं ये क्लिप जो है ये कितने की देर की हो, 6 मिनट की। चलो ओके, अब जो अगला टॉपिक आता है वो हमारा क्या आता है, अच्छा, जो ये स्टेट्स ऑफ मैटर है इंटर कन्वर्टेबल होती हैं एक दूसरे में, ठीक है, तो इसको हटाते हैं जरा, वो करते हैं। चलो, स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटर कन्वर्टेबल। एक टेबल भी आपको बनवाई होगी 9th क्लास में, जिससे भी आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो मेन हम 3 स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, सॉलिड की या लिक्विड की, ऐसा ही चार्ट बनवाया गया होगा, है ना, गैस की। अच्छा, सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने को हम मेल्टिंग कह सकते हैं, फ्यूजन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, क्या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। फ्रीजिंग कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं, ऐसे लिख दें, फ्रीजिंग करते हैं, या सॉलिडिफिकेशन कह सकते हो, ठीक है, दोनों चीज़ें सही। अच्छा, लिक्विड टू गैस कर सकते हैं क्या? लिक्विड को गैस चेंज कर सकते हैं, क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा हो, इवेपोरेशन नहीं कह सकते, है ना, इवेपोरेशन नहीं कह सकते, बॉइलिंग कह सकते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन में कुछ अलग चीज़ें होती है, इवेपोरेशन में फैक्टर्स भी अलग होते हैं, बॉइलिंग में अलग फैक्टर होते हैं, ये हम कर रहे हैं। इवेपोरेशन जो होता है वो अपने आप होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वो आपने क्लास 9 में पढ़ा है, बिल्कुल डिटेल में आने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब गैस से लिक्विड में भी हम चेंज कर सकते हैं, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, गैस से लिक्विड में चेंज करने को याद करो, कंडेंसेशन कहते हैं ना, अरे गैस से लिक्विड में चेंज करने को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। अब क्या गैस से हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सब्लिमेशन। वैसे तो ज़्यादातर गैसेस क्या होती हैं, पहले लिक्विड में चेंज होती हैं फिर सॉलिड में जाती हैं, है ना। H2O है, अगर आपके पास वो क्या है, किसमें, H2O अगर गैसियस फॉर्म में है तो वो पहले, अगर इसको आप सॉलिड करना चाहते हो, ठीक है ना, सॉलिड करना चाहते हो मतलब बर्फ जमाना चाहते हो भाई, है ना, पानी है ना भाई ये, है ना, तो पहले ये लिक्विड में होगा फिर उसके बाद बर्फ बनेगा। चलो, तो सब्लिमेशन एंड सॉलिड से अगर गैस हो तो इसको भी सब्लिमेशन ही कह देते हैं, या नेगेटिव सब्लिमेशन कह दो, नेगेटिव सब्लिमेशन, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में स्मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड में फ्रीजिंग, ठीक है। लिक्विड से गैस में बॉइलिंग, है ना, गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन, ठीक है। गैस से सॉलिड में सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में नेगेटिव सब्लिमेशन। चलो आओ, है ना। अरे गैस जैसे कि, अच्छा एग्जांपल भी बता देता हूँ। अच्छा, सॉलिड से लिक्विड, आइस को आप करते हो, सॉरी आइस को मेल्ट हो जा रही है ना, ठीक है। और सॉलिड से लिक्विड से, अगर सॉलिड की बात की जाए, लिक्विड से कोई चीज़ सॉलिड में, है ना, तो बर्फ जमा दी आपने। चलो अब देखो, लिक्विड से गैस की तरफ आए, बॉइलिंग, आप पानी उबाल रहे हो, बॉइलिंग, ठीक है। गैस से लिक्विड में आए तो आप पानी उबाल रहे हो, उसी वक्त जब स्टीम निकल रही है उसकी आपने एक प्लेट लग गई, ठंडी प्लेट रख दी, उसके ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मिली, तो जो गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, कंडेंसेशन कह दिया। अच्छा, सब्लिमेशन की बात, गैस से सॉलिड, CO2 का बड़ा प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। गैस जो होती है CO2 गैस, इसको कुछ प्रेशर दिया जाता है ना, और उस प्रेशर को सह के ये सॉलिड हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में बदल जाती है, जिसको आप ड्राई आइस कह देते हो, है ना। और सॉलिड से अगर गैस की बात की जाए, सॉलिड है कोई चीज़ गैस, कैम्फर कह सकते हो, आपका कपूर जो होता है, या नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, है ना, ये नैप्थलीन बॉल्स जो कि आप रखते हो किससे, कीड़ों से बचने के लिए, अपनी अलमारियों में नैप्थलीन बॉल्स वॉशरूम में रखा जाता है। चलो, नैप्थलीन बॉल्स, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो अब कहाँ आते हैं भाई, अब कहाँ क्या है अगला टॉपिक, अच्छा चलो आते हैं। अब आओ, क्या कि जो मैटर होता है वो कैसे पाया जाता है, एक तो फिजिकली पाया जाता है, केमिकली, है ना।
फिजिकल कॉम्बिनेशंस एंड केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये जो आपका चार्ट है ये भी आपको शायद 9th क्लास में ही बता दिया गया था। चलो, तो फिजिकल क्लासिफिकेशंस होती हैं, एक क्या होती हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशंस, और एक क्या होती है, केमिकल क्लासिफिकेशंस। केमिकल क्लासिफिकेशन, वीडियो चालू कर दिया भाई, हाँ, केमिकल क्लासिफिकेशंस होती है ना, या कह लो केमिकल कॉम्बिनेशंस होती हैं मैटर की, ठीक है, या फिजिकल कॉम्बिनेशंस होती हैं मैटर की, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में अभी जो हमने ये जो टॉपिक कवर कर लिया अभी तक, वो फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने कवर कर लिया है। एक हमने क्या कवर कर लिया, सॉलिड, है ना, लिक्विड कवर कर लिया है, और गैस भी कवर कर लिया है भाई, गैस, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस कवर कर लिया। अच्छा, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक होता है प्योर, या पहले कह लो एक मिक्सचर होता है, ठीक है, जो इम्प्योर होता है। ये एक होता है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, या इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो मिक्सचर में आपके भी दो आ जाते हैं, एक होता है हेट्रोजीनियस एंड एक होता है क्या, होमोजीनियस। क्या होता है, होमोजीनियस ना, होमोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और प्योर सब्सटेंस में आपके क्या हो जाते हैं, प्योर में आपके एलिमेंट्स आते हैं और आपके कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स में भी वैसे आपके दो तरीके के आ जाते हैं, क्या, एक होते हैं आपके ऑर्गेनिक और एक होते हैं इनऑर्गेनिक, जो कि अभी तक हम पढ़े हैं ज़्यादातर, ठीक है। ऑर्गेनिक भी हमने पढ़े हैं, लेकिन अभी तक हमने ज़्यादातर इनऑर्गेनिक पढ़े हैं, ठीक है। चलो, तो ऐसा कुछ होता है। अब हम फिजिकल क्लासिफिकेशंस कर चुके हैं, सब बात जान लिया, अब केमिकल क्लासिफिकेशंस की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट बनवा दिया आपको, रिकॉल हो जाए हर चीज़। चलो आओ, आते हैं भैया केमिकल क्लासिफिकेशंस की तरफ, आते हैं भैया इस पे केमिकल क्लासिफिकेशन से, हाँ। तो केमिकल में प्योर आते हैं, एक इम्प्योर आते हैं। प्योर में क्या होता है, जो कि और डिवाइड नहीं किया जा सकता सिंपलर सब्सटेंस में। मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कोई एटम है किसका, हाइड्रोजन का ही मान लो, तो अब इसको तोड़ोगे, तोड़ते रहो, है ना, तो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन मिलेगा, वैसे इसको क्या ही तोड़ोगे। मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक आयरन की रॉड है, या कह लो ऐसा कोई चीज़, मान लो तुम्हारे पास 24 कैरेट गोल्ड है, AU जी, क्या AU है, इतनी बड़ी रॉड है गोल्ड की, हाँ, तुम बड़े अमीर हो गए यार, ठीक है। इतनी बड़ी रॉड है, प्योर गोल्ड है, ठीक है। अब उसको तुम तोड़ोगे, तोड़ते जाओ, इतनी बड़ी तुम्हारे पास रॉड है, इसको तोड़ो, अब जो पीसेस निकले हैं, इनको भी तोड़ो, इनको और तोड़ो, ऐसे करके, ऐसे, है ना। अब इनसे भी फिर छोटे, अब इनको भी तोड़ो, है ना, इनसे भी और छोटे पीसेस निकलेंगे, इनको भी तोड़ सकते हो अगर मान लो। तो जितना भी तोड़ते जाओगे आपको मिलेगा क्या, गोल्ड ही मिलेगा, है ना। बात का मतलब ये है कि तोड़ने से कोई मतलब नहीं, मिलेगा वो गोल्ड, भले वो इतना हो वो भी गोल्ड, है ना, भले ही वो पूरी रॉड हो वो भी गोल्ड ही है, ठीक है। तो क्या है कि प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो और ज़्यादा तोड़े नहीं जा सकते, ठीक है। ऑल सैंपल्स हैव सेम कंपोजिशन, है ना, जितने भी सैंपल लेते जाओगे उसकी कंपोजिशन वही रहेगी। चलिए, अब देखिए मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये सेपरेट किए जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें इम्प्योरिटी होती है। इम्प्योरिटी का मतलब याद रख लीजिए, इम्प्योरिटी का मतलब गंदगी नहीं होता है, उसमें कोई खराब चीज़ नहीं है। इम्प्योरिटी का मतलब उसमें कोई अलग चीज़ मिली है। मान लीजिए अगर मैं ले लूँ, क्या ले लूँ, अगर मैं शुगर प्लस वाटर कर दूं, तो इसको इम्प्योर सब्सटेंस कहा जाएगा, क्योंकि ना इसमें शुगर प्योर है ना वाटर प्योर है ना, दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं, है ना। तो क्या है, ये इम्प्योर है, या कह लो ये मिक्सचर है, ठीक है। तो क्या है, इसमें कह लो कि शुगर इम्प्योर है वाटर में, या कह लो वाटर इम्प्योर है शुगर में, है ना। तो इम्प्योरिटी का मतलब हमेशा क्या होता है, इम्प्योरिटी का मतलब हमेशा कोई एक्स्ट्रा चीज है जो दूसरी चीज से ताल्लुक नहीं खाती है। मतलब शुगर से क्या मतलब वाटर का, लेकिन फिर भी भैया पसंद है, लेकिन
ये इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो इसको फिजिकल मेथड से, है ना, या मैकेनिकल मेथड से या केमिकल मेथड से भी कभी कभी अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि सॉल्ट को डाल दिया पानी में, अब उसको उबालोगे उबालोगे उबालोगे, पूरा घोल दिया है, आपको सॉल्ट नहीं दिख रहा है, अब उसको उबालो, पानी को बॉईल करो, आखिरी में आपके पास सॉल्ट बच जाएगा। सी वाटर से हम लोग सॉल्ट इसी प्रोसेस से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ देम ऑल्सो एज विजिबल बाउंड्रीज, है ना, तो इसमें विजिबल बाउंड्रीज भी होती हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल प्योर सब्सटेंस के क्या हो सकते हैं, खूब एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इनमें जितनी चीज़ें आ जाएंगी ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस। अच्छा, इसमें मिक्सचर्स में एक होता है हेट्रोजीनियस, मिक्सचर, एक होता है क्या, होमोजीनियस। होमोजेनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इसी में होती हैं क्या, विजिबल बाउंड्रीज। मतलब अगर मैं क्या करूं, मिट्टी को पानी मिला दूं तो आपको मिट्टी अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा, ठीक है। तो क्या होता है इसमें विजिबल बाउंड्रीज, मतलब बाउंड्रीज विजिबल है ना, दोनों में आप अंतर कर पा रहे हो, मतलब वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या हो जाता है, मान लीजिए कोई एसिड है, चलो एसिड अभी ना लो एग्जाम्पल आप, होमोजेनियस मिक्सचर में मान लो सॉल्ट सोल्यूशन ही है, आपने सॉल्ट घोल दिया, आपको क्या पता चलेगा उसमें सॉल्ट है, तो पानी समझ कर पियोगे, जब आप इसको टेस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा क्या है, उसमें सॉल्ट है, ठीक है। तो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर में हमको विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी ये इम्प्योर होते हैं। क्यों, सॉल्ट एंड वाटर तो इम्प्योर ही है ना, विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, है ना, नो लिख दो, नो विजिबल बाउंड्रीज। इसमें तो विजिबल बाउंड्रीज पाई जाती हैं, इनको तो अलग ही कर सकते हैं, इनको छान के, फिजिकल मेथड, है ना। इनके लिए मैकेनिकल मेथड हो सकता है, जैसे कि बॉइलिंग, है ना, इनको बॉइलिंग से मान लो अलग कर लो, ठीक है। हम जो लिख रहे हैं वो हम बता भी रहे हैं, यहाँ पे ऐसे थोड़ी हवा में लिख रहे हैं। अच्छा, फिल्ट्रेशन से इसको अलग कर सकते हो क्या, फिल्टर पेपर से, है ना। तो है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मान लीजिए सैंड को मिला दिया पानी में, अब उसको छन्नी से अलग कर सकते हो ना, सैंड बच जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, चलो ठीक है। तो अब क्या है, तो वीडियो हो रही है, ठीक है, अब वीडियो की ड्यूरेशन पूरी हो गई है, ठीक है। तो अब अगले में हम पढ़ेंगे किसमें, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला लेक्चर फिर से जल्दी से आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू। अगर कहीं भी डाउट लगा हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं बता दूंगा, चलो ओके, थैंक यू।